नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। पश्चिम बंगाल की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में कानूनी कार्रवाई, क्योंकि पश्चिम बंगाल की लड़ाई केंद्र के साथ नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ये सोचकर चल रही हैं कि वो किसी देश की प्रधानमंत्री हैं और उनको जो बृहत्तर बांग्लादेश की बात होती है ना, उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। खासतौर से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का वोट उनका वोट है। मुर्शिदाबाद के दंगों में, मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ था, उस दंगों को लेकर आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ा झटका लगा। और झटका मतलब वो लगातार कह रही हैं कि सब उनके पीछे पड़े। आपको याद होगा केजरीवाल भी यही कहा करते थे, सब उनके पीछे पड़े। अब उनको लगता है कि चुनाव आयोग उनके पीछे पड़ा है, उनको लगता है गवर्नर उनके पीछे पड़ा है, उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ी है, उनको लगता है कि स्पीकर ओम बिरला उनके पीछे पड़े हैं, उनको लगता है कि गृह मंत्रालय उनके पीछे पड़ा, उनको लगता है कि केंद्र सरकार का पीएमओ उनके पीछे पड़ा हुआ है। उनको ये ख्याल आता है कि आखिर वो एक देश की प्रधानमंत्री और उनके देश पर पड़ोसी देश कोई हमला कर रहा है, ऐसा उनको आभास होता है। क्योंकि वो ये मानकर बैठी हैं कि वो मुसलमानों की रहबर, बांग्लादेशियों की रहबर हैं और बांग्लादेशियों के वोट के आधार पर वो वहां मुख्यमंत्री हैं। आप देखो कि मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए थे, मैं खास तौर से जब मुर्शिदाबाद दंगों की बात कर रहा हूं, तो अभी हाल ही में जनवरी में एक बड़ा दंगा हुआ था। जनवरी के दंगों में जो बेलदांगा जिले, बेलदांगा हिंसा के नाम से जाना गया। बेलदांगा में हिंसा हुई किस बात पर, यह भी बड़ा विचारणीय है। क्योंकि बेलदांगा में या मुर्शिदाबाद में इस समय जब एसआईआर चल रहा है ना, तो 11 लाख वोटर ऐसे हैं जो संदिग्ध हैं। 11 लाख वोटरों की जांच की बात आती है। मुर्शिदाबाद चूंकि बांग्लादेश से एकदम लगा हुआ है, इसलिए बांग्लादेशियों का मुख्य स्थान मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का गढ़ बताते हैं लोग, और वो वहां से हिंदू पलायन कर रहा है। क्योंकि संख्या, आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसलिए वहां हिंसा की वारदातें भी खूब आ रही। प्रधानमंत्री स्वयं इस विषय को उठा चुके हैं कि भाई वहां मुर्शिदाबाद में क्या चल रहा है। मुर्शिदाबाद में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अप्रवासियों का वहां जमावड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से भारत के जो इनहेबिटेंट हैं, भारत के जो रहने वाले लोग हैं, उनको वहां तकलीफें हो रही हैं। ममता दीदी क्या कर रही हैं, गृह मंत्रालय भी उनको लगातार आगाह कर रहा है, गृह मंत्रालय वहां पर एक्शन भी ले रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब वहां 11 लाख वोट संदिग्ध स्थिति में हों, 11 लाख, आप सोचिए कि एक जिले में 11 लाख के लगभग संदिग्ध की बात बताई जाती है, अगल बगल के जिले भी उसमें शामिल होंगे नो डाउट, लेकिन 11 लाख वोटर कितना बड़ा नंबर है। ये 11 लाख लोग, आप सोचो भारत की सेना में 15-16 लाख लोग हैं। ये 11 लाख लोग अगर देश पर गलत करना शुरू करें तो कितना गलत होगा। मामला कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति अलाउद्दीन या उसका कुछ ऐसे ही कुछ नाम था, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सरकार ने उसको आत्महत्या कहा कि भाई उसने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या कर ली ये दावा किया गया, लेकिन वहां एक र्यूमर फैल गया। र्यूमर ये फैल गया कि बांग्लादेशी होने के नाते या बांग्लादेशी कह के मार दिया गया, और ये बांग्लादेशी लिंचिंग हो गई। ये कहा गया कि ये बांग्लादेशी है। अब वहाँ रहने वाले लोगों ने कहा कि ये तो मुर्शिदाबाद जिले का है, ये बांग्लादेशी नहीं था। लेकिन बांग्लादेशी कह के उसकी हत्या कर दी गई और बाद में उसको आत्महत्या का षड्यंत्र रचा गया। मुर्शिदाबाद के इस स्थान पर बेलदांगा, यहाँ पर हिंसा हो गई। हिंसा में रेलवे प्लेटफॉर्म जाम कर दिया गया, रेल की आवाजाही बंद कर दी गई, सरकारी बसें तोड़ी गई, लोगों के घर तोड़े गए, और लोगों का कहना है हिंदुओं को स्पेशली टारगेट किया गया, उनके घरों पर पत्थर चलाए गए। और ये वैसा ही कुछ वातावरण बना जैसा कि बांग्लादेश में अभी कुछ समय पहले बना था। जिस समय मोहम्मद यूनुस बैठे हुए थे, उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा के प्रकरण चल रहे थे, वैसा ही कुछ हिंसा का प्रकरण यहाँ पर आया। अब ये प्रकरण इतना बड़ा था, इतना बड़ी हिंसा थी, 2 दिन तक लगातार हिंसा हुई। हालांकि देश में रिपोर्टिंग उसकी कम हुई, लेकिन हिंसा 2 दिन तक हुई। आप सोचो 2 दिन अगर हिंसा चली होगी और 11 लाख संदिग्ध लोग, और वहाँ पूरे जिले में, मुर्शिदाबाद में हम सब जानते हैं कि चुनाव से पहले, पिछले वाले चुनाव से बाद में भी हिंसा हुई थी, चुनाव से पहले भी हिंसा होती, और इस बार भी ममता बनर्जी के मन में शायद ऐसा ही कुछ होगा कि इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन एक बड़ा
प्रकरण हो गया। ये जो हिंसा हुई इसको पुलिस ने संज्ञान लिया था, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही थी, कई दर्जनों लोगों को पकड़ा भी था। पकड़ने के बाद ये जो पश्चिम बंगाल लॉ एंड ऑर्डर का जो उनका कानून है उसके तहत उन्होंने मुकदमा किया। आप सोचिए इतनी बड़ी हिंसा कि पूरे 2 दिन तक वो स्थान बंद रहा, रेलवे स्टेशन बंद रहा, रेल के आगे लोग, रेलवे स्टेशन घेर लिया गया। ऐसी जगह पर यूएपीए नहीं लगाया सरकार ने। यूएपीए लगाने की बजाय वो लोकल लॉज और बीएनएस के तहत मुकदमा किया, पक्ष ले गई। लेकिन मामला हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने मेंशन किया, मैं जहां तक समझता हूं शुभेंदु अधिकारी उसमें गए थे। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर सकती है। आप देखें, केंद्र सरकार के पास जब हाई कोर्ट ने ये आग्रह भेजा तो गृह मंत्रालय ने क्या किया कि उसी समय, मैं जहां तक समझता हूं जनवरी की हिंसा है, फरवरी में ये केस ऑनरेबल कोर्ट गया, जनवरी में ही कोर्ट गया, 28 जनवरी को एनआईए ने जांच शुरू कर दी, एनआईए को जांच सौंप दी गई। जो केस नीचे लोअर कोर्ट में चल रहा था वो कोर्ट ने भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी एनआईए को सारे दस्तावेज दे दिए। हम सब जानते हैं कोई हिंसा, कोई मामला होता है तो सबसे पहले एक एफआईआर होती है और वो एफआईआर और बाकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कोर्ट में जाती है, कोर्ट के संरक्षण में ही होता है। तो कोर्ट ने एनआईए को वो सारे दस्तावेज सौंप दिए और बाकी जो थे पुलिस से भी कह दिया। पुलिस की जगह अब एनआईए बैठ गई। एनआईए जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया तो हाई कोर्ट में फिर उसको चैलेंज किया गया। क्या किस बात को? इस बात को चैलेंज किया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सारा मामला एनआईए को दे दिया, जबकि हाई कोर्ट ने ही आग्रह किया था केंद्र सरकार से। ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट ने सुनवाई करी और हाई कोर्ट ने कहा कि एनआईए पहले देखेगी, एनआईए को प्राइमा फेसाई देख लेने दीजिए कि वो उसको समझ पा रहे हैं ये यूएपीए लगता है कि नहीं लगता। क्योंकि ममता बनर्जी एंड कंपनी का ये कहना है, राज्य सरकार का ये कहना है कि उसमें एनआईए काम नहीं कर सकती। एनआईए इसलिए काम नहीं कर सकती क्योंकि उसमें यूएपीए कानून के तहत मुकदमा नहीं हुआ है। हमने मुकदमा बीएनएस के तहत किया है, हमने मुकदमा वेस्ट बंगाल लॉ ऑर्डर के नाम से किया है, इसलिए यहां पर एनआईए का मामला नहीं बनता चूंकि यूएपीए नहीं लगता। हाई कोर्ट ने कहा कि यूएपीए पहले लगेगा कि नहीं लगेगा इस बात की जांच भी एनआईए करेगी। पहले इस बात की जांच हो जाने दीजिए कि यूएपीए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके बाद निर्णय होगा। वैसे एनआईए को यह प्राइमा फेसाई देख लेना चाहिए। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट आज चली आई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो हम सब जानते हैं, ज़्यादातर अब तो ममता के मामले या बंगाल के मामले सारे चीफ जस्टिस की अदालत में ही सीधे लग रहे हैं क्योंकि ये हाई अलर्ट मुकदमे हैं। ममता बनर्जी की तरफ से जो दलील दी गई वो यही दी गई कि इसमें केंद्र सरकार इंटरवीन कर रही है, एनआईए जबरदस्ती राज्य का मामला देख रही है, ये एक मामूली हिंसा का मामला है जिसको राज्य सरकार अपने हिसाब से सेटल कर सकती है। राज्य उस पर लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, मुकदमा भी चला रही है, इसलिए एनआईए का केस बनता ही नहीं है चूंकि यूएपीए के तहत मुकदमा दायर ही नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस बात को कहते हुए कहा कि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश में हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं लगता, इसलिए एनआईए के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। यानी कि उनकी जो अपील आई थी, जो एसएलपी वो लेकर आई थी राज्य सरकार, वो खारिज कर दी और नीचे का जो ऑर्डर था उसको बरकरार रखा कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन करेगी और सारी फाइल एनआईए के पास होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एनआईए जो कर रहा है पहले वो पता करेगा तभी तो मुकदमा फाइल करेगा। ऐसा नहीं है कि एनआईए उस पर इन्वेस्टिगेशन, जब तक यूएपीए नहीं मिलेगा तब तक एनआईए इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा। इसलिए एनआईए ये पता करेगा कि इसमें यूएपीए लगता है कि नहीं लगता है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है कि नहीं हुआ है। केंद्र सरकार का जब हाई कोर्ट ने कहा था तो केंद्र सरकार का मानना यह था, या केंद्र सरकार ने जो प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन किया गृह मंत्रालय ने, उनका मानना था कि इसमें बांग्लादेशियों का हाथ है। बड़ी संख्या में जो अप्रवासी बांग्लादेशी वहां पर रहते हैं, यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो रहते हैं, उनका बड़ा हाथ है इसमें, और इसमें विदेशी शक्तियां भी इन्वॉल्व हैं। ये तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया क्योंकि रेल की पटरी रोकना या रेल को रोकना या बसों को फोड़ना और वहां पूरे जिले को बंद रखना, ये एक बड़ी घटना है, ये यूएपीए के तहत आता है। ये होम मिनिस्ट्री का मानना था, इसलिए एनआईए को इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानते हुए ये कहा कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी कोई भी हो, जितनी अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी उतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन होगा, इसलिए इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम
कुछ आपके लिए नहीं कर सकते। ममता बनर्जी को ये बड़ा झटका लगा, क्योंकि ममता बनर्जी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उनके खिलाफ एक्शन ले रही है और बंगाल को पूरा घेरने की कोशिश कर रही है। उनका मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रही है, एनआईए का इस्तेमाल करती है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, और यहां तक कि कोर्ट भी उनके इन्फ्लुएंस में है। तो ममता बनर्जी कुल मिलाकर उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो जो उन्होंने वहां जंगल राज बनाकर रखा है, जिसको खत्म हो रहा है, या जिसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और हाई कोर्ट भी वो कर रहा है, तो ये कैसे होगा। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो सरकार कैसे बनाएंगे, क्योंकि एक बार सरकार उनकी गई, असम की तरह सरकार बनी, तो फिर दोबारा वहां सरकार और किसी की बनने वाली नहीं है, क्योंकि हिंदू अभी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का सिर्फ एक बात सोचता है, उसके दिमाग में 100% एक बात है कि क्या हमने अगर खुलकर बीजेपी का साथ दिया तो कहीं ममता बनर्जी जीत गई तो हिंसा के पार्ट हम हो जाएंगे, हम विक्टिम बनेंगे। अगर उनको ये विश्वास हो गया और भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बन गई तो हिंदुओं का मनोबल वैसे ही उच्च हो जाएगा जैसे असम के हिंदुओं का है, और फिर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका, जैसा गोलाघाट और ये वो सब असम में भी बड़े संख्या में बाहर किए गए, तो वो सारी घटनाएं पश्चिम बंगाल में होंगी, और पश्चिम बंगाल में अगर ये सब होंगी तो फिर आप ये मानकर चलें कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो सब गलत है और अब उनको भोगना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनको सब जगह लग रहा है कि सब जी उनके पीछे पड़े हैं, बिल्कुल केजरीवाल की तरह कि सब लोग मिले हुए हैं, सब पीछे पड़े हुए हैं, वो ही केवल जो दंगा उन्होंने कर रखा है, दंगाग्रस्त एरिया बना रखा है, वही सही है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि एसआईआर में जब 11 लाख लोगों का ये सब हो रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी को दे दिया कि जुडिशरी के सुपरविजन में, वो तो ममता बनर्जी वो भी उधम नहीं बचा सकती कि नहीं अगर सब गलत जुडिशरी कर रही है। ममता बनर्जी बुरी फंसी हुई हैं, लेकिन उनको झटके पर झटके लगे हुए हैं। उनके आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया है, उनके गृह सचिव का ट्रांसफ़र हो गया है, उनके मतलब उनको निष्क्रिय कर दिया गया है, उनके मुख्य सचिव को निष्क्रिय कर दिया गया, उनके डीजीपी को निष्क्रिय कर दिया गया है, कोलकाता के डीएम कमिश्नर को निष्क्रिय कर दिया गया, और लगातार अभी चुनाव आयोग उन पर एक्शन ले रहा है चूंकि आचार संहिता लगी हुई। तो अब उनको लग रहा है वो धरने प्रदर्शन ही कर सकती हैं, बाकी तो कुछ हाथ में है नहीं, और पूरी मशीनरी इस समय केंद्र सरकार मतलब उसके हाथ में है, चुनाव आयोग के। तो ममता बनर्जी को ये लगता है कि उनका किला ढह गया है और अब बचा सकती हैं तो केवल हिंसा बचा सकती है, केवल उनके धरने प्रदर्शन और हिंसा से ही वो विजय हो सकती हैं, ऐसा उनको आभास होने लगा है। इसलिए ये सब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से वो खेल रहे हैं। एक चीज़ और है कि ममता बनर्जी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष सारा उनके साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष को यह लगता है कि ममता बनर्जी अगर इनिशिएट करेंगी, क्योंकि ये जेनजी बनाने की कोशिश चल रही, जैसे बांग्लादेश में जेनजी बनाया गया था, जैसे नेपाल में जेनजी बनाया गया था, इसलिए टारगेट चुनाव आयोग है। क्योंकि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग हैं, उनके खिलाफ महाभियोग भी सिर्फ इसलिए लाने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि वो महाभियोग अगर आ भी गया तो पास नहीं होने वाला, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं, लेकिन महाभियोग लाने की कोशिश इसीलिए हो रही है कि अब महाभियोग के दौरान ज्ञानेश कुमार को पीछे बैकफुट पर फेंका जा सकता है, क्योंकि उनको डर होगा कि उनके खिलाफ महाभियोग आया। एक चीज और हो सकती है कि एक जो स्पीकर को लेकर समस्या है कि स्पीकर का नो कॉन्फिडेंस मोशन जिस समय पार्लियामेंट में हो या स्टेट असेंबली में हो, तो आपको याद होगा कि सुभाष देसाई वाले मामले में, यानी कि महाराष्ट्र वाले मामले में शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे, इस मामले में ये कहा गया था कि स्पीकर, या नवाब रबिया के मामले में कहा गया था कि स्पीकर अगर स्पीकर के नॉट कॉन्फिडेंस मोशन हो तो स्पीकर निर्णय नहीं ले सकता सांसदों के। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि इसी आधार को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आए और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाए कि ज्ञानेश कुमार डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ज्ञानेश कुमार का इंपीचमेंट अभी पेंडिंग है। ज्ञानेश कुमार का इंपीचमेंट पेंडिंग होने की वजह से निर्णय लेने की शक्ति किसी और को दी जानी चाहिए। उनके इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग के दौरान ज्ञानेश कुमार कैसे चुनाव आयोग हो सकते हैं और कैसे ये निर्णय ले सकते हैं और हार्ड डिसीजन कैसे ले सकते हैं। ये हो सकता है सोची समझी चाल हो कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, फिर उसके बाद महाभियोग, और महाभियोग के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में यह आधार लाया जाए कि निर्णय ये नहीं ले सकते।
मैं समझता हूं कि इसके पीछे कुछ गहरी चाल होगी, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो उनको दबाने की कोशिश कर रही हों, यह भी हो सकता है कि वो बंगाल को, पश्चिम बंगाल को अलग स्टेट की तरह, अलग मतलब आउट ऑफ इंडिया, अब जम्मू कश्मीर की तरह, जैसे शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला समझते रहे कि वो उनकी सेपरेट प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वैसे ही कुछ ये भी समझने लगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा देखो, ये बात भी समझ में आती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर वेस्ट पाकिस्तान से लोग आए और यहां मुर्शिदाबाद में ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहां से लोग बसाए गए। यानी कि पाकिस्तान के दोनों तरफ से जो स्टेट लगे हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वहां से आए वो उनका वोट बैंक बन जाए और वो उनका पर्सनल वोट बैंक होगा उनका। ये सब कुछ करते हुए भारतीय जनता पार्टी चूंकि सामने है इस समय, लेफ्ट और कांग्रेस नहीं लड़ने की स्थिति में, भारतीय जनता पार्टी ही लड़ने की स्थिति में, इसलिए वो ये कह रही है कि ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, जिसका ओनर या जिसके डायरेक्टर केंद्र सरकार है। ममता बनर्जी को अब कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वो आए साए भी बक रही हैं और लीगल प्रोसीडिंग भी कर रही हैं। क्या होगा परिणाम, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये बात तो साफ जगजाहिर समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ न मिलना इन दंगों के मामले में, और इसका कहीं राज खुल गया अगर चुनाव से पहले ही एनआईए, चूंकि एनआईए का मतलब उससे नहीं है, एनआईए को हम आचार संहिता से नहीं देख सकते, एनआईए तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, अब आचार संहिता के दौरान भी करती है। अगर इसी आचार संहिता के दौरान एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान विदेशी हाथ निकल आए, कि राज्य सरकार का हाथ निकल आए, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का हाथ निकल आए, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अक्सर दंगे होते रहते हैं, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी और फिर वो चुनाव की प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है एनआईए की रिपोर्ट भी। मैं समझता हूं कि ये समय ममता बनर्जी का अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए सब कुछ ऐसा चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।